Welcome viewers. Today I am going to discuss rule related to insolvency accounting. आज आपके सामने में हम इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग से संबंधित नियमों को लेकर के आए। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो यह कोई पुराने रूल पर बेस्ड अकाउंटिंग नहीं, टोटल रूल आपको इसी वीडियो में या आने वाले वीडियो में अगर कुछ कमी रहती है तो हम प्रेजेंट करेंगे और फिर उसी की मदद से अकाउंटिंग बनाना सिखाएंगे। Entire rules are being discussed in present video or forthcoming video, and accounting prepared only on the basis of these rules. याद रखना है इस बात को। इसी कारण से इस नियमों को विशेष रूप से ध्यान से देखने समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है और फिर उसके एप्लीकेशन की जानकारी हम आपको देंगे, विस्तार से देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, बतलाएंगे। तो फिलहाल पिछले वीडियो में हम इंसॉल्वेंसी के मीनिंग को बतलाए थे, इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन के प्रोसेस को बतलाए थे और हम आपको बतलाए थे कि इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन के प्रोसेस में जरूर बिजनेसमैन को जाना चाहिए, अदरवाइज उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो लोन देने वाले उसको इंसल्ट करेंगे और उसके इंसल्ट को देख करके दूसरा बिजनेसमैन फिर हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि हम किसी भी तरह का बिजनेस में रिस्क लें। क्यों? क्योंकि बिजनेस वास्तव में लिवलीहुड या जीविकोपार्जन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि बिजनेस अमाउंट को मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है, दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करने के लिए किया जाता है और उसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये तभी संभव है जब हम रिस्क लेंगे, और रिस्क लेंगे तो 100% बिजनेसमैन सक्सीड करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन अगर फेलियर हो जाता है, असफल हो जाता है अपने रिस्क में, तो ऐसी स्थिति में लोन्स और लायबिलिटीज के पेमेंट में उसे काफी परेशानी होगी और जैसा कि बतलाया इंसल्ट होना होगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए जरूरी है उसे प्रोटेक्ट किया जाए और इसी कारण से इंडिया में रूल फ्रेम किया गया है इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन या अकाउंटिंग से रिलेटेड। और वो रूल जैसा कि हम आपको बतलाए, दो रूल है, पीटीए और दूसरा पीआईए। पीटीए है जो कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन तीन शहरों में सिर्फ एप्लीकेबल है, इन तीन शहरों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए पीआई, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और जैसा कि हम जानते हैं जुडिशियरी के द्वारा इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन की बात है, इसलिए जुडिशियरी ने एक सर्टेन रूल और फ्रेम दिया है, उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग हमें प्रेजेंट करना है। तो जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रेजेंट करते हैं फॉर द पर्पस टू प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, इस कंडीशन के लिए निश्चित रूप से एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, जैसा कि आज तक हम बैलेंस शीट बनाए उससे कुछ डिफरेंट, अलग हट करके एक अलग प्रोसेस में, एक निश्चित प्रारूप में, फॉर्मेट में हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पहली अकाउंटिंग बनाई जाएगी फॉर द पर्पस टू फाइंड नो या टू प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जैसा कि जानते हैं ये लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स, सभी लायबिलिटीज और एसेट्स को यहाँ पर लिखा जाता है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। अब लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज और एसेट्स को लिखने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डिफरेंट लिस्ट्स बताए गए हैं। वो लिस्ट है लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से 8 सूचियां बताई गई हैं। इन 8 सूचियों में फर्स्ट 4 लिस्ट जो है वो लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट 3 लिस्ट जो है वो लिस्ट ऑफ एसेट्स। और जैसा कि बताया
इंसॉल्वेंसी के कंडीशन में एसेट्स का वैल्यू जनरली कम होगा और लायबिलिटीज का वैल्यू जनरली ज्यादा होगा। मतलब बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पर मैच नहीं करेगा। तो जब मैच नहीं करेगा तो उसको मैच कराने के लिए डिफरेंस अमाउंट को लिखने के लिए जो है हमारा लिस्ट एच है, ये मोस्टली डेफिशिएंसी या कमी की स्थिति में आता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। जब बिजनेसमैन को लगेगा कि अब हमारा बिजनेस आउट ऑफ कंट्रोल है, भले ही स्थिति में एसेट्स अभी भी उसका कम नहीं हुआ है पूरी तरीके से लायबिलिटीज की तुलना में, फिर भी वो देख रहा है कि कंट्रोल में नहीं है, तो आवेदन कर सकता है। और उसका पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट पोजीशन को देखते हुए कोर्ट को अगर लगेगा कि सचमुच में इसकी स्थिति अब नहीं डिक्लेयर करेंगे तो आने इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो बेइज्जती से पहले, उसके इंसल्टिंग से पहले उसे डिक्लेयर कर देना बेहतर होता है। तो जैसे ही बिजनेसमैन फील करता है कि हमारी स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल है, अब हम अपने बिजनेस को कंट्रोल में नहीं कर सकते, अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते हैं, उसे प्रेयर पिटीशन देना चाहिए और इस तरीके से लिस्ट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारा जो लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज है वो 4 है। इसका मतलब लायबिलिटीज का 4 डिवीजन होगा। यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्लियर हो 3 के लिए ए बी सी। अब तक अगर हम लायबिलिटीज और लोन्स को देखें, हम कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने के समय में या तो कहता है परिचित है या कोई स्थिति से हमारा वाकिफ है तो कहता है ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, या दूसरे कंडीशन में अगर नहीं परिचित है या कुछ अपना सेफ साइड चाहता है तो लोन के बदले में वो सिक्योरिटी मांग लेता है। तो 2 तरह के लोन्स और लायबिलिटीज की जानकारी तो हमारे अब तक के स्टडी में है, लेकिन यहाँ पर 2 से नहीं काम चलेगा, यहाँ 4 रूपों में डिवीजन करना पड़ेगा। अब जैसा कि हम बताएं 2 डिवीजन तो हमारी जानकारी में है। एक है हमारा विथ सिक्योरिटी, लोन विथ सिक्योरिटी, और दूसरा है लोन विदाउट सिक्योरिटी, ऐसा लोन जिसके पीछे में कोई सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी की जब बात आती है तो याद रखिएगा सिक्योरिटी मस्ट बी इन फिजिकल फॉर्म, तभी सिक्योरिटी माना जाएगा, नहीं तो नहीं। हमारे कहने का मतलब है कोई दोस्त हमारा कह दे कि हमारी गारंटी ले लीजिए, हम हमारी गारंटी पर लोन दे दीजिए, तो इस गारंटी को सिक्योरिटी नहीं माना जाएगा। लोन के अगेंस्ट में फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, गोल्ड रखा जाना चाहिए, शेयर्स रखना चाहिए, शेयर का सर्टिफिकेट, जमीन का कागज रखना चाहिए, बिल्डिंग का पेपर सिक्योरिटी में रखना चाहिए, तभी सिक्योरिटी माना जाएगा। अदरवाइज इस तरह की गारंटी रहने पर, दोस्तों की गारंटी रहने पर सिक्योरिटी 0 माना जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। और विदाउट सिक्योरिटी मतलब लोन लिया लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये डिवीजन तो आप पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इससे काम नहीं चलना है, इसका भी 2 डिवीजन करना है। और चूंकि इसका डिवीजन 2 ही होता है तो इसका मतलब 2 डिवीजन इसमें आएगा। तो विद सिक्योरिटी रहने पर जरा गौर करके देखिए तो लोन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट को तो 2 स्थिति साफ झलकता है, साफ क्लियर नजर आता है। एक है जब लोन अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा सिक्योरिटी है, ऐसे लोन को हम फुल्ली सिक्योर, पूरी सुरक्षा है, क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट लोन से ज्यादा है या बराबर है, तो इसे हम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। मतलब लोन और सिक्योरिटी अमाउंट को देखेंगे, अगर बराबर है या लोन के ज्यादा की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में ये जो है हमारा कहलाएगा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और जस्ट अपोजिट, अगर लोन अमाउंट में कमी है, लोन अमाउंट हमारा कम है, सिक्योरिटी ज्यादा है, तो ये कंडीशन जो है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाता है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहने से ऐसे लोन अमाउंट को हम लिस्ट बी में लिखते हैं। ये दोनों ही एक्ट के लिए प्रोविजन है, और पार्टली सिक्योर्ड रहने से लिस्ट सी में लिखते हैं। इस तरीके से बी और सी तो हमारा क्लियर है। अब दूसरा है लोन विदाउट सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी में आते हैं तो भी इसका 2 डिवीजन हो सकता है।
क्योंकि जो भी लोन में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ लोन उसके ऐसे होते हैं जिसके पेमेंट में प्रेफरेंस होता है, पहला अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए हम बिल्डिंग बेचने जा रहे हैं इस पर्पज से कि क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे, लेकिन वहीं पर बिल्डिंग बेचने के क्रम में कोई एक्सपेंसेस होना है, तो निश्चित रूप से एक्सपेंसेस हैविंग प्रायोरिटी इन पेमेंट, प्रेफरेंस इन पेमेंट, प्राथमिकता पहला अधिकार होगा। तो ऐसे सभी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो अगर है तो निश्चित रूप से उन पर प्रेफरेंस इन पेमेंट होता है और उनको लिखने का स्थान होता है लिस्ट डी। तो एक हो गया इसमें प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जैसे बतलाए ऑल टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें आएगा, इसके लिखने का जगह है लिस्ट डी। और रिमेनिंग इसके बाद जो भी बच गया, और विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी एंड प्रेफरेंस, ना प्रेफरेंस है ना सिक्योरिटी है, ऐसे लोन को लिखने का जगह लिस्ट ए है। या मान लीजिए सिंपली लोन दे दे और कोई सिक्योरिटी और प्रेफरेंस वाले आइटम की जानकारी नहीं होती है, तो हम हमेशा उसे लिस्ट ए के लिस्ट लायबिलिटीज में रखेंगे। इस तरीके से हमारा लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज का डिवीजन कंप्लीट होता है। फिर से हम आपको बता दें, लिस्ट ए में जाता है हमारा अनसिक्योर्ड नॉन प्रेफरेंशियल, लिस्ट बी में जाता है फुल्ली सिक्योर्ड जिसमें लोन अमाउंट से ज्यादा सिक्योरिटी है, और लिस्ट सी में जाता है पार्टली सिक्योर्ड जिसमें कि लोन से कम है सिक्योरिटी अमाउंट, और लिस्ट डी में आता है हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जिसमें सिक्योरिटी भी नहीं है लेकिन पेमेंट में प्रेफरेंस। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ एसेट्स, जिसके लिए बतलाए GFG तीन लिस्ट हैं। इसमें लिस्ट ई में सभी एसेट्स को लिखना है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं मालूम पड़ रहा है। इसका कारण है कि तीन लिस्ट है, इसका मतलब कुछ एसेट्स इसमें भी आएगा कुछ इसमें, तो सभी तो इसमें आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि सभी एसेट्स को लिखेंगे लेकिन कुछ को छोड़ेंगे, एक्सक्लूडिंग, किसको छोड़ना है? एक्सक्लूडिंग में तीन एसेट्स हैं, एक एसेट्स विद क्रेडिटर्स एज सिक्योरिटी, जो लेनदारों के पास, कर्ज देने वालों के पास हम सिक्योरिटी में रख दिए हैं, जिसको कि हम बतलाए थे अभी अभी लिस्ट बी में दिखाएंगे या सी में, तो वहां बी और सी में लोन के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी या एसेट्स वैल्यू को भी रिकॉर्ड करना है। इसी कारण से सिक्योरिटी जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है अलग से, अब उस सिक्योरिटी को एसेट्स के लिस्ट में कहीं भी नहीं लिखना है। एसेट्स विद क्रेडिटर्स एज सिक्योरिटी इसको छोड़ देना है। नंबर 2 बुक डेब्ट्स यानी डेटर्स, इसको भी नहीं लिखना है। किस जगह में? तो लिस्ट ई के जगह। बुक डेब्ट्स या इसी को हम कहते हैं डेटर्स। और तीसरा और अंतिम पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि हम देख चुके हैं एसेट्स विद क्रेडिटर्स एज सिक्योरिटी, ये तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसको कहाँ लिखेंगे? तो बुक डेब्ट्स यानी डेटर्स के लिए लिस्ट ई के बाद एफ, और बीआर को लिखने के लिए लिस्ट जी। इस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज के लिस्ट को जानकारी ले लेने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रूल से रिलेटेड, जिसको कि इस नियम से कुछ डिफरेंट तरीके से डिस्कस किया गया है, याद रखना होगा हमें। एक एक करके अब हम उसकी जानकारी आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पीटीए और पीआईए में अलग अलग नियम से दिखाया जाता है। अब तक तो कॉमन था लेकिन अलग अलग रूल से दिखाया जाता है, उसको इफेक्ट अलग अलग पड़ता है। तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के नाम से हम उन पॉइंट्स को बताने जा रहे हैं इन पीटीए एंड पीआईए। इन पॉइंट्स में पहला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का। ये पॉइंट्स हो गया
दूसरा हो गया पीटीए, पीटीए में क्या रूल है उससे रिलेटेड, और तीसरा हो गया पीआई, इसमें क्या प्रोविजंस हैं इसकी जानकारी वन बाय वन दे रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट की जहां तक बात आती है इसके बारे में पीटीए कहता है टोटल आउटस्टैंडिंग, सॉरी 1 मंथ आउटस्टैंडिंग रेंट। जब भी दिवालिया हुआ है वहां से देखेंगे कि कितने महीने का उसका किराया बाकी है, जबकि जैसा कि हम जानते हैं कोई भी आदमी इंसॉल्वेंसी की स्थिति में आता है तो ऐसी स्थिति में कभी किसी एम्प्लॉय का सैलरी रोक देता है, तो कभी बिजनेस बिल्डिंग का रेंट नहीं देता है, तो कभी घर में आकर के बच्चों को, वाइफ को परेशान करता है, पैसे की जरूरत होती है, बाहर में उसको प्रेशर है। इन सब कारणों से हम देखते हैं कि उसके यहाँ ड्यूज या बकाया पैसा बढ़ता चला जाता है डिफरेंट हेड्स। तो उन हेड्स में अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो 1 मंथ रेंट इक्वल टू लिस्ट बी में जाएगा, याद रखना है, और रिमेनिंग लिस्ट ए में जाएगा। अब जब 4 महीने का अगर बाकी इंसॉल्वेंसी रेट से तो सिर्फ 1 महीने के बराबर का वैल्यू इसमें जाएगा, अदरवाइज रेस्ट 3 मंथ्स का इसमें जाएगा, जितना भी उसके बाद बचा है सब। पीआईए में जाते हैं तो टोटल आउटस्टैंडिंग रेंट, टोटल आउटस्टैंडिंग रेंट इक्वल टू लिस्ट, सब लिस्ट डी में लिखना, एक पैसा भी लिखना है, ऐसा कोई प्रोविजन ए में लिखने का नहीं। सेकंड पॉइंट है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब किसको पे किया जाने वाला सैलरी से इसका कंसर्न है, संबंध है। तो हमेशा याद रखिए क्लर्क्स सैलरी, क्लर्क्स सैलरी और थर्ड ग्रेड स्टाफ सैलरी, इसके वेतन के बारे में ये रूल बताने जा रहे हैं। मैनेजर ऑफिसर या चपरासी के पैसे की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, याद रखना इस बात। इसके लिए रूल कहता है पीटीए में, फर्स्ट पॉइंट देखना है हमें क्वेश्चन में, लास्ट 4 मंथ्स आउटस्टैंडिंग सैलरी। सेकंड पॉइंट में देखना है द रेट ऑफ ₹300 पर एम्प्लॉई सैलरी। इस तरीके से दोनों पे अमाउंट को देखना है कितना कितना आ रहा है, और दोनों को देखने के बाद हमें देखना है कि इन दोनों में कौन कम है। मान लीजिए यहाँ 4000 है, यहाँ 6000 है, तो 4000 हमारा कम है, तो जो कम है विच इज लेस, जैसे 4000 कम है वही हमारा चला जाएगा लिस्ट डी। और इसके बाद रिमेनिंग देखेंगे, रिमेनिंग किससे देखेंगे, इससे नहीं, अब देखेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी। यहाँ पे 4 मंथ्स जस्ट ली है, टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद 4000 रुपए लिखने के बाद अगर कोई रिमेनिंग है तो वो लिस्ट ए में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। और यहीं पर पीआईए में देखें तो इसमें पहला पॉइंट कहता है लास्ट 4 मंथ सैलरी देखिए, दूसरा पॉइंट कहता है द रेट ऑफ ₹20 पर एम्प्लॉय सैलरी। देखिए यहाँ 300 था, यहाँ 20 रुपया पर एम्प्लॉय सैलरी देखिए, और फिर देखिए जो कम है विच इज लेस इक्वल टू लिस्ट बी और रिमेनिंग लिस्ट ए। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस का है वो है आउटस्टैंडिंग बेसिस। बेसिस का मतलब किसको दिया जाने वाला पैसा, याद रखना, 4th ग्रेड या क्लर्क, सॉरी प्यून, वर्कर, इसको जो पैसा पे किया जाता है वो बेसिस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और बेसिस के लिए रूल कहता है, पहला पॉइंट तो लास्ट 4 मंथ्स देखना है, बेसिस आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग बेसिस है उसमें से 4 महीने के वेतन को लेना है। बी पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है एट द रेट ऑफ ₹100 पर वर्कर, और फिर वही स्थिति है जो कम है विच इज लेस लिस्ट डी, रिमेनिंग इसके बाद जो बचता है लिस्ट ए।
और जब इसकी बात करते हैं तो जो सैलरी के लिए रूल है वही हमारा वेजेस के लिए, मतलब लास्ट 4 मंथ सैलरी वेजेस देखेंगे, 20 रुपया पर एम्प्लॉय वेजेस देखेंगे, जो कम होगा लिस्ट बी में लिखेंगे और बच गया तो फिर जैसे एक एग्जांपल से हम आपको बता रहे हैं, सैलरी या वेजेस में से किसी एक का भी एग्जांपल लेने से काम आपका चल जाएगा, समझ में थोड़ी बात आ जाएगी अभी फिलहाल। जैसे मान लीजिए 4 एम्प्लॉय, outstanding salary for 5 months at the rate rupees 200 per month per employee। तो हर एक एम्प्लॉय का 200 रुपया प्रति मंथ महीने के हिसाब से आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो देखिए पीटीए में इसका क्या इफेक्ट आएगा, फिर पीआईए में क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले तो टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? तो 4 एम्प्लॉय है और 200 पर मंथ दिया जाता है, तो 800 हो गया, और 5 मंथ्स के लिए ड्यूज मतलब 4000 रुपीज हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसमें रूल नंबर ए क्या कहता है, लास्ट 4 मंथ्स लेना है, यानी 800 into 4 3200। बी पॉइंट क्या कहता है 300 पर एम्प्लॉय, तो 4 एम्प्लॉय है तो 1200 पीटीएस 1200। इन दोनों में देखना है जो कम है, तो इन दोनों में कौन कम है, लिस्ट बी में जाएगा 1200, 1200 कम है। अब टोटल आउटस्टैंडिंग से इसको कंपेयर करेंगे, इससे नहीं। तो 4000 में 1200 डी में चला गया तो बचा कितना 2800 लिस्ट ए में जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम पीआई से सॉल्व करना चाहें, जरा ध्यान देने को बात, तो पीआई में अगर हम सॉल्व करना चाहें इसी क्वेश्चन को, तो लास्ट 4 मंथ 3200 है, 20 रुपीज पर एम्प्लॉय 80 रुपीज आएगा, जो दोनों में कम है 80 रुपीज लिस्ट बी में जाएगा 80 रुपीज, और जो बच गया तो फिर वही बात है, बचा हुआ हम टोटल आउटस्टैंडिंग से देखेंगे। 4000 में 80 चला गया डी में, बच गया 3920, ये हमारा लिस्ट ए में आया। इस तरीके से ये जो तीनों पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, इसके रूल को जानने के बाद 3 और पॉइंट्स हैं जिसमें कि कॉमन है, पीटीए पीआईए में एक जैसा बतलाया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन ऊपर के बतलाए गए अब तक नियम से वो डिफर करता है, सिमिलर पॉइंट्स बट डिफर फ्रॉम अबव स्टेटेड रूल्स। इसका सेम इफेक्ट पीटीए पीआईए में एक जैसा इफेक्ट दिखाया जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऊपर के बतलाए गए नियम से अलग। जैसे इसमें सबसे पहले आता है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन ये जो सैलरी की बात हम कर रहे हैं ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्टाफ के सैलरी की बात कर रहे हैं, या मैनेजर ऑफिसर के सैलरी की बात। दोनों एक्ट में इसको लिस्ट ए की लायबिलिटीज मानी जाती है, डी में एक पैसा नहीं लिखा है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आउटस्टैंडिंग में इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसे भी लिस्ट ए में दोनों एक्ट में लिखा जाता है। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है वाइफ लोन। वाइफ लोन्स की बातें जब भी रहती हैं, या तो बोला है स्त्री धन, मतलब खुद का पत्नी का कमाया हुआ धन से हम कर्ज लिए, दूसरे शब्दों में फादर्स रिसोर्सेज, मायके से पैसा ला करके वो हमको कर्ज दिए, तो ये लोन माना जाएगा और इसे हम लिस्ट ए में लिखेंगे। जस्ट अपोजिट हस्बैंड रिसोर्सेज है,
हस्बैंड रिसोर्सेज है या जस्ट वाइफ लोन है। इन इंडिया नॉर्मली क्या होता है, पत्नी के पास में पति का पैसा होता है, ऐसा इंडिया में प्रायः पाया जाता है। इसी कारण से हमारा ही पैसा और हमें कर्ज दिए, ये लोन नहीं माना जाना चाहिए, इसलिए इसे किसी भी लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज में शामिल नहीं करते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज। इसे किसी लायबिलिटीज के लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। इस तरीके से हमारा ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसको किस जगह पर, या ऊपर में बतलाए गए रूल को भी बिल्कुल ध्यान से समझ करके बार बार वीडियो को देख करके एकदम याद कर लेना है। वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने के क्रम में तो बार बार प्रैक्टिस में आएगा, बार बार आप देखिएगा तो याद स्वतः भी हो जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। फिलहाल रूल की जानकारी लगभग हम दे चुके हैं इस वीडियो में। अब अगला वीडियो जो होगा इसी रूल के एप्लीकेशन की जानकारी हम डिटेल में बतलाएंगे, विस्तार से बतलाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करके बतलाएंगे। फिलहाल आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। थैंक यू।